नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रोटीन अनुसंधान के लिए दिया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष पैनल ने भारत के 5वें चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने में भारत की प्रगति की सराहना की है। सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति 2028 तक बढ़ाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी। 2024 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट फॉरेस्ट्स अंडर फायर रिपोर्ट जारी की गई। चलिए रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रोटीन अनुसंधान के लिए दिया जाएगा। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और डेमिस हस्बस और जॉन एम जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। खबर को विस्तार से समझने से पहले प्रोटीन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन बड़े व जटिल अणु होते हैं जो उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करते हैं जो समग्र रूप से जीवन का आधार है। एक प्रोटीन अमीनो एसिड की एक या अधिक लंबी व मुड़ी हुई श्रृंखला या श्रृंखलाओं से बना होता है। इन श्रृंखलाओं के अनुक्रम प्रोटीन एन्कोडिंग जीन के डीएनए अनुक्रम द्वारा निर्धारित होते हैं और इन श्रृंखलाओं को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों एवं अंगों की संरचना, कार्य और विनियमन के लिए आवश्यक होते हैं और साथ ही प्रोटीन हार्मोन, सांकेतिक पदार्थ, एंटीबॉडी और विविध ऊतकों के निर्माण खंड के रूप में भी कार्य करते हैं। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन संरचनाओं का पूर्वानुमान यानी प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन को समझते हैं। डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर ने 50 साल पुरानी समस्या को हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया। इसके लिए प्रोटीन की जटिल संरचनाओं का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया गया और यह शोध किया गया कि प्रोटीन किस तरह से उन विशिष्ट आकृतियों में मुड़ जाते हैं जो उनके कार्य को निर्धारण करती हैं। उन्होंने अल्फा फोल्ड 2 नामक एक एआई मॉडल बनाया जिसके साथ वे प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम से लगभग सभी 200 मिलियन प्रोटीन की संरचनाओं का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। वहीं कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन को समझा जाए तो डेविड बेकर ने पूरी तरह से नए आकार और कार्यों के साथ साथ पूरी तरह से नए प्रोटीन बनाकर शोध कार्य को और आगे बढ़ाया। उनका कंप्यूटर प्रोग्राम रोसेटा वांछित प्रोटीन संरचना का उत्पादन करने के लिए अमीनो एसिड अनुक्रम संबंधी सुझाव दे सकता है और इससे नए प्रोटीन बनाने में सुविधा भी मिलती है, जिससे नए प्रोटीन का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन, नैनो मटेरियल और छोटे सेंसर या प्लास्टिक के विखंडन में किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। राष्ट्रीय अंतरिक्ष पैनल ने भारत के 5वें चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन LUPEX को मंजूरी दी। आपको बता दें कि यह मिशन 2040 तक चंद्रमा पर प्रथम भारतीय को भेजने और चंद्रमा से नमूने को पृथ्वी पर लाने वाले मिशन की आधारशिला रखेगा। चलिए सबसे पहले लूपेक्स यानी LUPEX मिशन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह मिशन चंद्रमा पर जल की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करेगा, साथ ही चंद्रमा के डार्क साइड का अन्वेषण करने का प्रयास भी करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा के डार्क साइड को चंद्रमा का फार साइड भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा का यह हिस्सा पृथ्वी के साथ चंद्रमा के टाइडल लॉकिंग के कारण पृथ्वी से कभी भी दिखाई नहीं देता है। इतना ही नहीं, इस मिशन में इसरो लूनर रोवर और जापान की JAXA लैंडर को विकसित करेगी। इसके अलावा नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी रोवर पर लगाए जाएंगे। इस मिशन के लिए लैंडिंग स्थल चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव होगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जल मिलने की अधिक संभावना है। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना कुछ कारणों से चुनौतीपूर्ण भी है, जैसे कि इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश का अभाव है। यह क्षेत्र पृथ्वी की लाइन ऑफ साइट में न होने के कारण संचार स्थापित करने में बाधा पैदा कर सकता है और इस क्षेत्र में लैंडिंग के लिए समतल भूभाग भी बहुत कम है। आपको बता दें, इसी के साथ चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना दिया है। पहले 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने में भारत की प्रगति की सराहना की है। भारत की इस प्रगति की सराहना UNFPA और भारत सरकार के बीच 50 साल की साझेदारी पर आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। UNFPA संयुक्त राष्ट्र की एक सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन हेल्थ एजेंसी है। साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग भी है। मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने के लिए भारत में शुरू की गई पहलों के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन। इसमें निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सुनिश्चित, गरिमापूर्ण और सम्मानजनक आपूर्ति करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही लोक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाली किसी भी महिला एवं नवजात शिशु को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करने पर जीरो टॉलरेंस को अपनाया गया है। अगली मुख्य पहल है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA। इसमें सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से प्रसव पूर्व निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। और तीसरी मुख्य पहल है मिडवाइफरी सर्विस इनिशिएटिव। इसका लक्ष्य लगभग 90,000 मिडवाइफ्स को प्रशिक्षित करना है, क्योंकि मिडवाइफ्स यौन प्रजनन, मातृ, नवजात और किशोर स्वास्थ्य SRMNAH से संबंधित आवश्यक हस्तक्षेपों की लगभग 90% जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। इसी के साथ चलिए खबर में और आगे बढ़ते हैं और मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की दिशा में भारत की प्रगति के बारे में समझते हैं। भारत ने वर्ष 2000 से 2020 तक मातृ मृत्यु दर MMR को 70% तक घटाकर प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 97 कर दिया है। इसके चलते भारत 2030 तक MMR को 70 से नीचे लाने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में है। इसके साथ ही कुल प्रजनन दर भी प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर 2.1 से कम हो गई है। हालांकि 2020 में कुल प्रजनन दर 2.0 थी। 2019 और 2021 में 89% महिलाओं ने स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव कराया था, जो 2015 और 16 के 79% से अधिक है। और शिशु मृत्यु दर IMR 2014 की 39 से घटकर 2020 में 28 हो गई थी। UNFPA का लक्ष्य 3 रूपांतकारी परिणामों को हासिल करना है। इसके तहत 2030 तक सभी महिलाओं, पुरुषों और युवाओं के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसके 3 रूपांतकारी परिणाम ये हैं कि इन परिणामों में रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु को शून्य करना, परिवार नियोजन संबंधी आवश्यक संसाधनों के अभाव को शून्य करना और लैंगिक हिंसा और अन्य हानिकारक प्रथाओं को शून्य करना शामिल है। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति 2028 तक बढ़ाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त में फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जाएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फोर्टिफाइड चावल होता क्या है। चावल के फोर्टिफिकेशन में FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सामान्य चावल में फोर्टिफाइड चावल के दाने मिलाए जाते हैं। इन दानों में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो पोषण को बढ़ाने में मदद करते हैं। फोर्टिफिकेशन में चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन एवं खनिज तत्व भी मिलाए जाते हैं, जिससे उनकी पोषण क्षमता में सुधार होता है और कुपोषण से निपटा जा सकता है। अब बात करते हैं फोर्टिफाइड चावल पहल की। यह पहल 2022 में शुरू की गई थी और इसका 3 चरणों में रोल आउट मार्च 2024 तक सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसमें कई तर्क भी दिए जाते हैं। पहला है कुपोषण से निपटना। फोर्टिफिकेशन एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका है। दूसरा है अधिक पहुंच। चावल सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए एक आदर्श साधन है, क्योंकि ये भारत की 65% आबादी का मुख्य भोजन है। इस पहल में कई योजनाएं भी शामिल की गई हैं, जैसे कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS, एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, PM पोषण तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम। आपको बता दें कि यह PMGKAY के खाद्य सब्सिडी घटक के हिस्से के रूप में केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की पहल है।
PMGKAY के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के 81.35 करोड़ लाभार्थियों को राशन की दुकानों के माध्यम से प्रति माह 1 किलो दाल के साथ 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल प्रदान किए जाते हैं। सरकार की यह पहल कुपोषण और खासकर एनीमिया से लड़ने के लिए एक मजबूत कदम है। अब बात करते हैं एनीमिया की। एनीमिया वह स्थिति होती है जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। 2019 से 21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु समूह की 57% महिलाएं, 15 से 19 वर्ष की 59% किशोरियां और 6 से 59 महीने के 67% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इन सुबेद्य आयु समूहों में एनीमिया को रोकने के लिए एनीमिया मुक्त भारत रणनीति लागू की गई है। रुख करते हैं अगली मुख्य खबर का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास को मंजूरी दी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागरमाला कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC का उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और विश्व में सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है। ऐसे में लोथल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये खंबात की खाड़ी के पास भोगावो और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर रहा है। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने मानव निर्मित गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये गोदीवाड़ा 2400 ईसा पूर्व का है। लोथल में गोदीवाड़ा की खोज से उस अवधि के दौरान समुद्री ज्वार, पवन और अन्य समुद्री कारकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी प्रमुख परियोजनाओं में विरासत परिसर में विश्व स्तरीय लाइट हाउस संग्रहालय, तटीय राज्य पवेलियन, समुद्री थीम वाला इको रिजॉर्ट आदि शामिल है। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत की समुद्री विरासत के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये एक प्राचीन विरासत है। सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ समुद्री मार्ग से व्यापारिक संबंध था। वैदिक युग में समुद्री गतिविधियों का सबसे प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। नंद और मौर्य युग के दौरान मगध साम्राज्य की नौसेना को विश्व के इतिहास में दर्ज पहली नौसेना माना जाता है। उसके बाद सातवाहन राजवंश जहाजों के प्रतीक वाले सिक्के जारी करने वाले पहले भारतीय शासक थे। इनके बाद आए गुप्त राजवंश के शासकों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कई बंदरगाहों का विकास किया था। इससे यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री व्यापार को पुनर्जीवित करने में मदद मिली थी। वहीं शिवाजी के अधीन मराठा नौसेना के पास 500 से अधिक जहाज थे। इस तरह उनके पास मजबूत नौसेना थी। इनके अलावा दक्षिण भारत के राजवंश जैसे चोल, चेर, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य अपने समुद्री संसाधनों के लिए काफी विख्यात थे। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। 2024 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट फॉरेस्ट अंडर फायर रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट व्यापक वन लक्ष्यों की निगरानी पर केंद्रित है, जिनका मुख्य उद्देश्य वनों की कटाई और वन क्षरण की समस्या का उन्मूलन करना और 2030 तक 30% निम्नीकृत वन क्षेत्र को पुनर्बहाल करना है। इन लक्ष्यों को न्यूयॉर्क फॉरेस्ट डिक्लेरेशन 2014, ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन 2021 और कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 2022 जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के माध्यम से निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं वैश्विक वन लक्ष्यों और इनकी प्रगति की। सबसे पहले वनों की कटाई को रोकने के लक्ष्य पर नजर डालते हैं। इसके तहत 2030 तक वनों की कटाई को पूरी तरह से रोकने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ध्यातव्य है कि 2023 में लगभग 6.37 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई की गई थी, जो निर्धारित लक्ष्य यानी 4.38 मिलियन हेक्टेयर से कहीं अधिक है। इसके साथ ही 2023 में वनों की कटाई के कारण लगभग 3.8 बिलियन मीट्रिक टन CO2 समतुल्य कार्बन का उत्सर्जन हुआ। इससे वनों की कटाई को चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बाद चौथा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक माना गया है। वनाच्छादित प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों KBAs में वृक्ष आवरण के नुकसान को रोकने की दिशा में भी खास प्रगति नहीं हो पाई है। 2023 में इन क्षेत्रों के भीतर 1.4 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन नष्ट हो गए थे। अब अगर बात करें वनाग्नि की, तो हाल के वर्षों में वनाग्नियों की आवृत्ति और तीव्रता में काफी वृद्धि हुई है।
आंकड़े बताते हैं कि 2001 से अब तक वनाग्नि से जितने क्षेत्र का नुकसान हुआ है उसका लगभग 1/3 हिस्सा केवल 2019 से 23 के बीच जला है। वनों के पुनर्बहाली लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक 30% निम्नलिखित और वनों की कटाई वाले भू परिदृश्यों को पुनर्बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। बॉन्ड चैलेंज के तहत 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनों की पुनर्बहाली का लक्ष्य तय किया गया था। हालांकि 2000 से 2019 की अवधि तक केवल 26.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि यानी केवल 18% पर ही वन पुनर्बहाल किए जा सके हैं। खबर की और अधिक जानकारी के लिए वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार कारकों को समझते हैं। सबसे पहला कारण है वस्तुओं का उत्पादन। पिछले 2 दशकों में वैश्विक वनों की कटाई के 57% के लिए कृषि जिन्सों का उत्पादन प्रमुख रूप से जिम्मेदार रहा है। दूसरा कारण है प्राथमिक वनों की जगह कृषि कार्य करना। इसकी वजह से 2015 से 23 के बीच 15.9 मिलियन हेक्टेयर प्राथमिक वनों का नुकसान हुआ है। तीसरा बड़ा कारण है खनन। 2000 से 2019 के बीच उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन पारिस्थितिकी तंत्र में खनन की मात्रा 2 गुनी हो गई है, जिससे बड़ी मात्रा में वन क्षेत्रों का नुकसान हुआ है। अंत में रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर भी चर्चा कर लेते हैं। रिपोर्ट में सभी प्रकार के वनों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हालांकि संरक्षण कार्य में प्राथमिक और अक्षुण्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा 30% निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही प्रगति की निगरानी और पारदर्शी रिपोर्टिंग की आवश्यकता भी बताई गई है। वनाग्नि को लेकर सरकारों को यह स्वीकार करना चाहिए कि इसका मौजूदा परिवर्तित पैटर्न मानव जनित है और इसे देखते हुए अनुकूली रणनीतियों को लागू करना बेहद जरूरी है। आखिर में उच्च अखंडता और उच्च संरक्षण मूल्य वाले वनों को, जिन्हें वनाच्छादित प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र KBAs के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय और वैश्विक वन संरक्षण प्रयासों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की। इसकी 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी, केप टाउन विधायी राजधानी और ब्लोमफोंटेन न्यायिक राजधानी। हाल ही में INS तलवार दक्षिण अफ्रीका पहुंचा है, जहां वह इब्समार IBSAMAR 8 में भाग ले रहा है। आपको बता दें, इब्समार भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच होने वाला एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। यह अभ्यास तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो यह देश अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। इसके सीमावर्ती देशों की बात करें तो इसके उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे है। इसके अलावा इसके उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक, पूर्व में इस्वातिनी और एक एन्क्लेव के रूप में लेसोतो स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की समुद्री सीमाएं भी खास हैं, क्योंकि यह देश हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अब नजर डालते हैं दक्षिण अफ्रीका की भौगोलिक विशेषताओं पर। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में ड्रैकेंसबर्ग का नाम शामिल है, जबकि प्रमुख नदियों में लिम्पोपो और ऑरेंज जैसी नदियां आती हैं। इसके अलावा यहाँ के पठारी क्षेत्रों को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। हाई वेल्ड्स वे पठार हैं जो रोलिंग ग्रासलैंड से युक्त हैं, जबकि वृक्षों और झाड़ियों वाले मैदानों को बुशवेल्ड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एक और महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है जिसे ग्रेट एस्केर्पमेंट कहा जाता है। यह एक ऊंचा पठारी क्षेत्र है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने महाराष्ट्र की कुछ जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह दी। हाल ही में ताइवान की नौसेना ने दावा किया है कि चीन की सेना उसके द्वीपीय क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाने के लिए एनाकोंडा रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। ताइवान के खिलाफ चीन की एनाकोंडा रणनीति में सैन्य युद्धाभ्यास, मनोवैज्ञानिक रणनीति और साइबर युद्ध जैसी रणनीतियों का मिश्रण शामिल है। भारतीय डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। भारतीय डाक भी अपनी स्थापना की 170वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारतीय डाक विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। RBI ने UPI 123 पे और UPI लाइट के तहत लेन-देन की सीमा बढ़ा दी है। इसका उद्देश्य यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली
RBCRIS बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्रणाली एक डेटा रिपोजिटरी होगी जिसमें 2 भाग होंगे। पहला भाग एक वेब आधारित डायरेक्टरी होगी। इसमें अलग अलग डेटा स्रोतों को सूचीबद्ध किया जाएगा। हाल ही में विश्व वन्यजीव कोष WWF ने अपनी द्विवार्षिक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी किया है। इसके अनुसार पिछले 50 वर्षों में वन्य जीव आबादी में 73% की गिरावट आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण CAMS रिपोर्ट जारी की है। इस सर्वेक्षण को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 69वें दौर के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। शोधकर्ताओं ने यूनाइटेड किंगडम में तटीय स्लैग के जमाव से बनी एक नए प्रकार की तलछटी चट्टान का दस्तावेजीकरण किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।